ये रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, जब बोरिक एसिड को इससे ट्रीट करते हैं NaH2O2 से या Na2O2, तो ये बनता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट। ये भी एक ऐड कर लेना, सोडियम पेरोक्सोबोरेट बनता है। ठीक है, सोडियम पेरोक्सोबोरेट का स्ट्रक्चर हम लोग को जानना है, ये होता है। इसमें देख रहे हो पेरोक्सो आयन है, ठीक है, ये 2 - क्लियर है। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो ऐसा है Na2B2, ठीक है, उसके बाद O2 होल ट्वाइस OH4। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14। कुछ और अगर आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, श्योर। हाँ बोलो। आप ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते होगे ना कि मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा तो इसको हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे लग सकता है। और नहीं तो तुम स्ट्रक्चर ही जान लो, ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यस। ग्रुप 14 में आते हैं। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए बताओ? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अच्छा, कार्बन जो है उसके बारे में देखा जाए तो सिलिकॉन के बारे में याद रखना है, दिस इज द सिलिकॉन जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। अच्छा, थर्ड मोस्ट कौन है मालूम है? थर्ड है शायद एल्यूमिनियम। और फर्स्ट में? फर्स्ट में तो ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट है, एल्यूमिनियम थर्ड है। कभी कभी यही पूछ लेता है, और फर्स्ट में कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। टिन के ओड्स पहले याद करो, टिन के ओड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टिन ओड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। टिन का कैसिटेराइट बोलते हैं, कैसिटेराइट। कैसेटेराइट ओवर है टिन का, इसको SnO2 बोलते हैं। मेटलर्जी में करोगे, बट ऐसे इंपॉर्टेंट नाम बोरैक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये सब के नाम आपको जाने चाहिए। लेड जो है दैट इज फाउंड एज, स्टार्ट करने से पहले, गैलेना। PbS को क्या बोलते हैं? गैलेना। ठीक है, लेड के अदर ओड्स भी हैं, जैसे कि PbSO4, नाम याद होना चाहिए, एंग्लेसाइड। ठीक है, और एक होता है PbCO3। PbCO3 हो जाएगा सेरुसाइड। ये होता है सेरोसाइट। क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो इसमें इसका पहला स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NH2 NP2। ये क्लियर है?
तो एक सेकंड जाओ ना पीछे, सब स्क्रीनशॉट देख लो। हो गया सर। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या खास बात? एटॉमिक रेडियस के बारे में कोई एक्सेप्शन तो है नहीं यहाँ पर। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीजेस, कोई एक्सेप्शन नहीं। अभी तो एक्सेप्शन कहाँ आया था? एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन में नहीं है, सिंपल सा रीजन है। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज का भी डेटा क्या होगा? अगर आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी अगर देखोगे तो ध्यान देना, सबसे ऊपर होता है कार्बन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है जर्मेनियम, उसके बाद कौन होता है मालूम है किसी को? उसके बाद लेड है, और उसके बाद टिन है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये आपको याद रखना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ठीक है। सर रीजन नहीं जाना ना। रीजन तो वैसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेड तक आते आते सब में एक ही रीजन है। कौन सा? ज्यादा उसमें क्या हो जाता है? ज्यादा एंटीरियर कॉन्ट्रैक्शन से वो साइज कॉम्पेंसेट हो जाता है मतलब। हाँ वही। ठीक है, तो ये वाला वही रीजन है। वैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और उसके बाद लेड और फिर टिन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ये लिख लो यहाँ पर, f ऑर्बिटल्स इंटरवीन, है ना, ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। धीरे जा रहा हूँ ताकि नोट करने का समय मिले, ठीक है ना? बोलते हुए धीरे जाता हूँ। वैसा नहीं कि नोट भी नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने हिसाब से बहुत हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देखो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेटा है, डाउन द ग्रुप अगर जाओगे डिक्रीज करता है। अगेन फैक्चुअल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेटा ऑलवेज फैक्चुअल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा जो है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, लेकिन इसमें याद रखना जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 का होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है। दे आर मच हायर इन कंपैरिजन टू ग्रुप 13। ठीक है। ये याद रखना। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या बोल सकते हो यार? ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो हैं ये चार चार कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि वो वाले कितने बनाते थे? ग्रुप 13 वाले कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे, ज्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये चार चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है। तो इसके अलावा होता क्या इससे? दिस रिजल्ट्स इन, अरे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा। दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस in between their atoms in solid as well as in liquid. ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जैक्टली सेम डेटा है, कार्बन का सबसे ज्यादा है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। अच्छा,
Sure. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, इसके बारे में क्या खास बात है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है किसी को? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा कार्बन से सिलिकॉन तक चलता है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बेसिकली डेटा कुछ ऐसा है यार, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। उसके बाद डेटा ये बता रहा है सिलिकॉन का ऑलमोस्ट जर्मेनियम के बराबर, जर्मेनियम का ऑलमोस्ट टिन के बराबर, और लेड का टिन से ज्यादा। डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन ये 2.5 के करीब होता है पॉलिंग स्केल में, ये 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, और ये 1.9 है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, किसमें लेकर के? लेड और टिन में लेकर के थोड़ा सा आपको डेटा वाइज थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी में Sure. हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 का, +4 का, और आप लोग को मालूम होना चाहिए डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? So decrease. डिक्रीज होती है। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? Inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये डिक्रीज करता है, दिस इज अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर आप लोग से कोई इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो याद रखना, Pb+2 का स्टेट ज्यादा स्टेबल है Pb+4 से। लेकिन Sn+4 का स्टेट ज्यादा स्टेबल है Sn+2 से। So हाँ बोलो। एक तो सो ये डाउट है कि सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है डाउन द ग्रुप से, वो नहीं समझा मुझे। मतलब छोटा आइटम में ज्यादा डिफिकल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालना, ऐसा वही लॉजिक है? ये बोल सकते हो ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है ना वहां पर, वो नहीं सब सर, वो ग्रुप। डाउट नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो डाउट नहीं है सर। मैं बोल रहा कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, उसके लिए लॉजिक ये है ना कि अभी इसका साइज छोटा है, फिर नीचे हाँ हाँ, जाते यस साइज यस, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस से निकालना डिफिकल्ट होता है। निकालना और मुश्किल है। सर हम लोग को शायद बताया था ये कि मतलब 10 का और +4 और +2 का ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेबिलिटी। हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हल्का सा अगर देखोगे तो ज्यादा +4 वाला थोड़ा ऊपर है, +4 वाला थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो, मतलब +4 का स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? सो हाँ बोलो। ये स्टेबिलिटी हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि हम लोग देखते हैं कितना अबंडेंस में है, मतलब उसके हिसाब हाँ से। हाँ, यस यस यस, उसी से देखते हैं। ऐसा नहीं कि Pb+4 के सॉल्ट्स बनते नहीं है। ठीक है, जैसे कि इधर देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है देख लो ध्यान से। ठीक है, Sn+2 और Pb+2 कौन सा नेचर जनरली शो करता है? आयनिक नेचर। क्यों? अरे तो क्लियर होगा, +4 अगर स्टेट आएगा तो +4 में फजान रूल के हिसाब से ज्यादा क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, टेंडेंसी फॉर्म करने का थोड़ा सा डिक्रीज करता है। अच्छा अब एक चीज ध्यान मुझे बताओ, Pb+4 अगर कहीं भी रहेगा तो Pb+4 किस में जाना चाहेगा? Pb+2 में। और Pb+4 अगर Pb+2 में बदलने का कोशिश करेगा टेंडेंसी, तो इसका मतलब Pb+4 खुद रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? Pb खुद रिड्यूस हो रहा है। तो Pb+4 के सॉल्ट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग व्हाट? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। याद रखना। इसका कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मालूम है कौन कौन से हैं? PbO2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Pb+4 सॉल्ट में यहाँ पर। और इसका कोई रिएक्शन आप लोग को मालूम है? बहुत फेमस रिएक्शन है, PbO2 + HCl क्या देता है? PbCl2 + H2O + Cl2। देखो ये +4 से कहाँ चला गया? +2 में। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप लोग को मालूम है, ये आप लोग शायद पता नहीं ऑर्गेनिक में हुआ है कि नहीं, बट चलो ठीक है। इस कंपाउंड का नाम देखे हो? Pb+4 स्टेट में है।
ये भी इथाइलिन ग्लाइक HiO4 वाला याद है? HiO4 के साथ ये भी एक आता था, PbOAc यस सर। ट्वाइस वाला, ये HiO4 के साथ ये अगर हीट करोगे ना तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। HiO4 का रिएक्शन के साथ ये भी आता था। हाँ बोलो। तो इसका नेम वो है क्या, लेड एसिड और एसिटिक एसिड, वो ही है हाँ क्या? यस यस यस, ठीक है। तो ये आप ऑर्गेनिक मतलब पता नहीं है तो याद कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है। सिमिलरली इस पर देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Sn+4 का स्टेबिलिटी हल्का सा ज्यादा है, मतलब इसको हल्का सा ही बोलूंगा लेकिन ज्यादा वही है। तो Sn+2 का सॉल्ट किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? Sn+2 का सॉल्ट किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? Sn+4 में। तो अगर Sn+2 का टेंडेंसी होगा Sn+4 में कन्वर्ट होने का, तो Sn+2 के सॉल्ट्स क्या हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स, वेरी गुड। जैसे क्या होगा आंसर? जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल परफेक्ट, SnCl2 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये HiO4 वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या करता है, ये अगर HgCl2 के साथ ट्रीट करोगे ना तो HgCl2 को रिड्यूस कर देता है। इसमें पहले तो ये Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनाता है, और ये Hg2Cl2 को भी रिड्यूस करके वापस किसमें कन्वर्ट कर देता है? Hg प्लस SnCl4 में। याद रखिएगा, देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे SnCl2 में अगर FeCl3 डालोगे, बताओ क्या बनेगा? +2 से किस स्टेट में जाएगा ये? +4 में। और Fe+3 को ऑब्वियस बात है क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। किस स्टेट में रिड्यूस करेगा? FeCl2। FeCl2, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो आप लोग को ये मालूम हो गया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाला। चलो नोट करो इधर। सर वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज के होते हैं, वो एक बार बताना। मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। ये उसका लैटिस के पैकिंग पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली होता क्या है, अगर ऐसे देखोगे तो पैकिंग वाला एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड स्टेट का पैकिंग होगा ना, किसका क्या पैकिंग है उस पर ही डिपेंड कर जाता है। तो आप फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो दैट इज एन ऑब्जर्वेशनल डेटा, ठीक है ना। उसको आप ऑब्जर्वेशन के साथ उसको आप ज्यादा बेटर होगा कि आप उसको ऑब्जर्वेशन की तरह ही याद रखें, बिकॉज दैट इज नॉट दैट लॉजिकल। लॉजिकल इन द सेंस वो ऐसा रहेगा कि आपको दिख तो जाएगा बट वो भी ऑब्जर्वेशन ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ऐसे बोल सकते क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड नीचे जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज कोवेलेंट मतलब वो बॉन्ड, साइज बढ़ेगा, साइज कोवेलेंट बढ़ेगा बॉन्ड तो का, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का जो रहता है वो ग्रुप 13 से कंपैरिजन में है, ग्रुप 13 के कंपैरिजन में। लेकिन अपने में तो मेल्टिंग पॉइंट में तो लैटिस होगा, तो वहां पर आप ये फैक्टर्स बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर ये नहीं है। ग्रुप 13 से ज्यादा है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड्स का रीजन दे दो, वो सही है। लेकिन खुद क्यों है उसके लिए सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स है। लैटिस के पैकिंग वो भी एक फैक्टर है, HCP पैकिंग का अलग होता है, क्या बोलते हैं ये BCC का अलग पैकिंग का होता है, तो सब फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यस। अच्छा ये हो गया तो हम लोग का इनर्ट पेरिफेट के बारे में हो गया। अच्छा सिमिलरली एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SnCl2 जो है इसको अगर तुम Cu2Cl2 के साथ करोगे, CuCl2, तो ये भी SnCl4 प्लस ये बनाता है, और Cu2Cl2 वापस क्या कर लेता है? रेड बना देता है, कॉपर। अच्छा इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पॉइंट पर कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका रीजन पूछा जाता है, व्हाई?
अच्छा ध्यान देना, PbI4 में Pb कौन से स्टेट में? +4 स्टेट। +4 स्टेट का मतलब है वो एक डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ऐसे पूछता है। Pb+4 का स्टेट है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और I- क्या है? I- एक, अगर आप लोगों को ये मालूम हो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, जैसे HI याद आ रहा है HI के बारे में, I- इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक चीज बताओ, क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रह सकते हैं क्या? ये दोनों तो एक ही साथ पहले ही क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कर लेंगे। ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चाहिए कोई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर वाला, तो एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो करके तुरंत टूट जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में बताइए रीजन। ये सब इनर्ट पेर इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछता है स्टेबिलिटी बताइए। एक्स यहां पर हाईलाइट है, बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी? +2 है। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? पीबी वाला। पीबी वाला। पीबी का +2 स्टेट ज्यादा तुम्हारा स्टेबल है, क्लियर है। अच्छा एक और चीज, हाँ बोलो। तो ये एक लॉजिक समझ में आ गया कि पीबी जैसे नीचे आता है तो ऑक्सीजन स्टेट करता है, तो फिर Pb+2 ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम लोग वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखें तो मतलब इसमें तो CH2 नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हाँ CX2 नाम का चीज ऐसे ही दे दिया है क्वेश्चन बनाने के लिए, CCl2 नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बराबर, हाँ वो जस्ट दे दिया है। हाँ हाँ 4 वो होना दे चाहिए। दिया है बस, वो दे दिया है बस क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। ओके सर। तो सर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के फैक्ट। हाँ वो भी बोल सकते हो, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर कार्बन का। साइज कंपैरिजन से भी हो सकता है। साइज कंपैरिजन से भी तुम कर सकते हो, यस हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन हाईलाइट का, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यहाँ इनर्ट पेर इफेक्ट ही है यार, ठीक है। और हाँ बोलो। सर ये स्टेबिलिटी का रीजन क्या था? दिख दिया ना इनर्ट पेर इफेक्ट, देखो हम लोग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होता है ना, यही तो है ना इनर्ट पेर इफेक्ट। पीबी के +2 स्टेट्स का जो डोमिनेंस है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, क्लियर है। यस सर। अच्छा थोड़ा सा एक और चीज याद रखना, जर्मेनियम एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, फॉर मेकिंग कंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। और एक और मैंने आप लोग को बताया था, फिर से डिवाइस करा दे रहा हूं यहाँ पर, गैलियम जर्मेनियम और बिस्मथ के बारे में याद है खास बात? एक्सपांड और ये सॉलिडिफिकेशन। हाँ ये याद रखना, एक्सपैंड मतलब इनका सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट से क्या होता है, कम होता है, ठीक। ज्यादा होता है। सॉलिड स्टेट की डेंसिटी लिक्विड स्टेट से क्या होना चाहिए, होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन कम होता है, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, वैसे तो सिलिकॉन यार क्या बोले, वो मेटलॉइड की भी बहुत सारे प्रॉपर्टी शो कर लेता है सिलिकॉन में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और जर्मेनियम जो है वो तो मेटलॉइड ही है, ठीक है। और टिन और लेड मेटल्स। सिलिकॉन के बारे में भी थोड़ा सा डिबेटेबल तो है ही, थोड़ा सा मेटलॉइड कहाँ शिफ्ट करेगा पता नहीं। ये क्लियर है सबको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। सिलिकॉन के बारे में थोड़ा डिबेटेबल है यार, वो नॉन मेटल मेटलॉइड कुछ भी दोनों तरह शिफ्ट करता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ बोलो। सॉरी सर वो प्रीवियस पे जाना सेक्शन। हाँ देखो सो मुझे ये
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो डिपेंड हो जाएगा ना कि x अगर I हुआ तो डिफरेंस आएगा, और अगर x बाकी कुछ हुआ तो डिफरेंस आएगा, कि C और I में C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं नहीं है। नहीं, उतना उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए तो कुछ भी हो जाए। अब पीवी +2 स्टेट है ना, तो वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है इफेक्ट। मतलब यहाँ पे सिर्फ इनवर्ट पेयर इफेक्ट देखना और कोई ज्यादा। हाँ वही डोमिनेंट फैक्टर, मोस्टली वो Yes. डोमिनेंट फैक्टर। और सर ठीक है, सिलिकॉन को नॉन मेटल ही बोलेंगे ना अगर आया तो, मतलब कुछ। हाँ नॉन मेटालिक बोलो, ठीक है ठीक है। कैटिनेशन अगर देखा जाए, अच्छा कैटिनेशन किसको बोलते हैं? कैटिनेशन, कैटिनेशन होता है एबिलिटी ऑफ लाइक एटम्स टू लिंक विद ईच अदर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जैसे कि मालूम ही है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? सिलिकॉन पे थोड़ा यार डिबेटेबल है यार, मैं वही बोलूं उसमें क्या है? अच्छा रुको, मैं एक बार एनसीईआरटी से एक बार देख लेता हूँ उसको, क्योंकि डिबेटेबल दोनों तरफ शिफ्ट करता है यार वो, लोग सब उसको डाइसी बोलते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा डाइसी स्टेट है वो, प्रॉपर्टीज उधर भी इधर भी। रुको मैं इसको देखता हूँ, किसी के पास एनसीईआरटी देखो तो एक बार, है क्या एनसीईआरटी अभी साथ में? एनसीईआरटी किसी के पास है क्या? सर ये एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, मतलब ऑनलाइन? स्टार्टिंग में ग्रुप, ऑनलाइन ऑनलाइन तो ऐसी सर्च मारो ना कोई ग्रुप, ठीक है मैं देख के बता दूंगा तुम लोग को। रुको इसको आगे बढ़ते हैं, मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है इसको देख लेते हैं। अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है, अब जो वो दिया होगा वही फॉलो कर लेंगे जो एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा है वही नॉन मेटल की तरफ ज्यादा वो भी लिखा है, ये चलो मैं इसको बता दो, लिख लेता हूँ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा इसका रीजन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होगा? अरे जानते ही होगे, कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का। कैटिनेशन टेंडेंसी पूरा ऑर्गेनिक किस पर बेस्ड है? पूरा ऑर्गेनिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी पर तो बेस्ड है, कार्बन इतने इतने बड़े बड़े बॉन्ड्स बना रहा है, इसी पर बेस्ड है। अच्छा व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन है हाई बॉन्ड एनर्जी। अगर कोई यूनिवर्स ने कार्बन कार्बन को सिलेक्ट किया है इतने लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो इसका मतलब जरूर वहां का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत हाई हो। बहुत हाई होगा, तभी तो इतने लंबे लंबे चेन्स इनफाइनाइट लेवल तक बनाते जा रहा है वो। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा है, कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और ये भी लॉजिकल सा बात है, साइज छोटा होता है तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ना, पास आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड लेंथ छोटा है तो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। सबको क्लियर है? यस। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर आते हैं, एलोट्रोप्स पर। अच्छा एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप्स होता है, आपको मालूम होगा आप लोग को, ये फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस of a chemical element in two or more forms। आप लोग एस ब्लॉक बनाना स्टार्ट किए? हाँ यस सर। बुकलेट। हाँ हाँ बुकलेट, अरे एस ब्लॉक का अब तक नहीं था। ओके जल्दी करो। यस। डिफरिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट हैविंग ऑलमोस्ट सेम केमिकल नेचर। स्क्रीनशॉट लो। सर हो गया। ठीक है, अच्छा आप देखो इसमें,
इस पर्टिकुलर केस में याद रखना कुछ पॉइंट्स। टिन का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखा गया है। ऑल आर फैक्चुअल पॉइंट्स जो लिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एग्जिबिट करते हैं। खैर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ाई करना है, यश है क्या? यश, हाँ गया मेरा यश, तो यश किसी और में था, ठीक। ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट एलिट्रोपी, ठीक है। अच्छा, कार्बन के एलिट्रोप्स जो हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना है वही है। कौन कौन से एलिट्रोप्स हैं कार्बन के? 3 हम लोग को पढ़ाई करना डिटेल में। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। ये तीनों हम लोग को पढ़ाई करना है डिटेल्स, ठीक है। चलो हर को पहले देखते हैं, ठीक है। पहले तो डायमंड के बारे में बात करते हैं। डायमंड जो है दैट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपको इसके जितने प्रॉपर्टीज इस पे सवाल आते हैं वो सब मैं लिखा दे रहा हूं, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ कार्बन का? sp3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग को इसका सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर मालूम होगा ना? अरे सॉलिड स्टेट में क्या होगा ना स्ट्रक्चर, याद नहीं आ रहा है? जिंक सल्फाइड जैसा। ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन ज्वाइंट टू 4 कार्बन टेट्राहेड्रली। अगर सॉलिड स्टेट हुआ है तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है? किसी को मालूम है? नहीं? याद नहीं। 8। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना, सीसी बॉन्ड लेंथ। वैसे तो डेटा यहाँ पर, चलो इसको याद ही रख लो, डायमंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो याद ही रख लो। 1.54 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक जायंट 3D नेटवर्क होता है, इसीलिए इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी लेकिन हाई होती है, और used as abrasive for sharpening tools। चलो स्क्रीनशॉट लो। उसके थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसका, रीजन याद। देखो यार, ये सब के रीजन थोड़े बैंड थियरी से आता है। अब तुम लोग उतना भी नहीं किए बैंड थियरी, तो इसीलिए उसको भी याद रखिए। रीजंस जो है ना वो बैंड थियरी, बैंड किए और सेमीकंडक्टर्स अब हुआ ही नहीं होगा अभी, तो जस्ट फॉर द टाइम बिंग इसको याद रखिए, तो ठीक है। किया सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सब भी हाँ, तो recently। इसमें अगर है सी का थियरी से, ठीक है।
ग्राफाइट के बारे में देखो ध्यान से, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसमें एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये तो मालूम होगा ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें लेयर्स आर अट्रैक्टेड, दो लेयर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वैंडरवाल्स। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 3.35 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है। खैर मेरे ख्याल से ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको किसकी तरह यूज किया जाता है? यूज्ड एज अ lubricant. Yes. ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, ईच लेयर जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, एक लेयर में हेक्सागोनल प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। अभी हम लोगों ने बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर देखा था ना, यस कुछ वैसा ही है। ठीक है, वो ठीक है, बेंजीन जैसा होता है वो ना। हाँ, और सीसी बॉन्ड लेंथ, हाँ बेंजीन जैसा, यस, सीसी बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर 141.5 पिकोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा हेक्सागोनल रिंग में हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? ये जो आप देखोगे हेक्सागोनल लेयर देखोगे ग्राफाइट का ऐसा होता है, ऐसा चलते रहता है और नीचे में ऐसे रहता है। तो हर एक एक हेक्सागोनल लेयर में हाइब्रिडेशन कितना है कार्बन का? sp2। ठीक है, और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ये बाकी के साथ क्या कराता है? ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bonds. ठीक है, with the neighboring carbon atoms. ठीक है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाता है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन बनाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, जो बॉन्ड ऑर्डर है ग्राफाइट का, बॉन्ड ऑर्डर इन ग्राफाइट, कोई अगर पूछेगा तो 1.33 के करीब है। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज होते हैं ओवर द होल शीट, और इसीलिए ग्राफाइट क्या है? ग्राफाइट इज अ गुड क्या? conductor. कंडक्टर। सब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में ध्यान देना है आपको।
अच्छा, जबकि इनऑर्गेनिक ग्राफाइट क्या था? बोरॉन नाइट्राइड एक कंडक्टर था कि इंसुलेटर था? इंसुलेटर। इंसुलेटर था। ये थोड़ा डिफरेंस है। जबकि ये एक कंडक्टर है। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ग्राफाइट एक सॉफ्ट और स्लिपरी मटेरियल भी होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर मुझे एक डाउट है, हाँ बोलो। इनऑर्गेनिक बेंजीन में शायद वही था ना, वहां से उसमें भी तो डीलोकलाइजेशन था ना शायद। नहीं, लेकिन वहां पर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। बोला ना, कंडक्टिविटी बैंड थ्योरी से आता है ओके सर, मतलब ये याद ही वहां रखना पर। पड़ेगा। हाँ, वो याद है, बैंड थ्योरी से आता है। कंडक्टिविटी के जो रीजंस हैं, आपको अगर बहुत ज्यादा का गैप होगा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है। आप करते हो वीबीटी। वीबीटी थियरी से बहुत ऊपर एमओटी है, और एमओटी थियरी से रीजंस आते हैं। तो खैर, वो बैंड थ्योरी वाला पार्ट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अरे बॉन्ड ऑर्डर 1.33 कैसा है? ये कुछ ऐसा ही बनेगा ना, बेंजीन जैसा। और यहाँ भी तो एक कार्बन है। तो समझो कितने बॉन्ड्स हैं। ये पूरा डीलोकलाइज है ऐसे। तो 1, 2, 3 और 4 वाला बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। कितने तो नेबरिंग कार्बन एटम्स कितने रहेंगे, चेक करो ग्राफाइट का। ऐसा बनाओगे ना एक, तो कितने, यस सर, 3 चार रहेंगे। चार बॉन्ड्स आएगा, 4/3। समझा? यस सर। तो बेसिकली बेंजीन का ही वही बॉन्ड। हाँ, बेंजीन का 1.5 होता है, नॉट 1.33। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। ये क्लियर है यहाँ तक? बॉन्ड ऑर्डर याद रखना पड़ेगा? हाँ, वैसे तुम उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप याद ही रख लो ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप याद ही रखिए ना। आप मैक्सिमम चीजें तो इसमें थोड़ा याद ही रखो, ज्यादा बेटर है। लेकिन आप देख तो सकते ही हो, मैंने अभी जस्ट दिखाया। बॉन्ड ऑर्डर करने के लिए क्या है, ये एक लेयर में इधर भी तो कार्बन है। आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? यहाँ पर sp2 है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस कार्बन का देखा जाए तो कितने बॉन्ड है? ये एक बार इधर रहता है, एक बार इसका ये घूम करके इधर आ गया होगा, एक बार ये घूम करके इधर आ गया होगा। 1, 2, 3, 4/3 यही होता है ना? ठीक है, तो 1.33। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, ग्राफाइट के हेक्सागोनल रिंग्स जो होते हैं वो स्टैगर्ड होते हैं। ये समझा स्टैगर्ड मतलब? बोरॉन नाइट्राइड में हर बोरॉन के नीचे क्या मिलेगा? हर बोरॉन के नीचे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। मिलेगा, एकदम कंप्लीट स्टैकिंग है। यस लेकिन सर। यहाँ हर कार्बन के नीचे कार्बन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा डिफरेंस है, मैंने वहां बताया था। वहां पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बोरॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पोलैरिटीज के साथ रहना चाहते हैं। ये मैंने वहां लिखा दिया था। ठीक है। अच्छा, अब इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है। कंपैरिजन में तो पूछा जाता है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म पूछता है। तो थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म इज ग्राफाइट। अगर आप लोग को थर्मोकेमिस्ट्री मालूम हो तो इसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन को कितना वैल्यू दिया हुआ है? कार्बन के किस स्टेट को हीट ऑफ फॉर्मेशन को 0 दिया हुआ है? ग्राफाइट को। ग्राफाइट को। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर ग्राफाइट किस में चेंज कर जाता है? अच्छा, डेंसिटी किसका ज्यादा, डायमंड का कि ग्राफाइट का? सर डायमंड का शायद। हम्म, सो वो हार्डेस्ट से वैसे ही बोला ना आपने, मतलब। हाँ ठीक है। पैकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा? बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा? कार्बन। डायमंड। बॉन्ड लेंथ में डायमंड का ज्यादा। अच्छा, एंट्रोपी किसका ज्यादा?
ग्रेफाइट का आपने बोला ना, सब थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म। और वैसे भी डायमंड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है ना, तो ग्रेफाइट ज्यादा एंट्रोपी में ज्यादा है डायमंड से। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक बॉन्ड है, लेंथ कैसे कंपेयर किया? अरे देखो बॉन्ड लेंथ का डेटा दिया हुआ है ना, प्लस बॉन्ड ऑर्डर, वहां पर सिंगल बॉन्ड है। डायमंड का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ग्रेफाइट का डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा। हाँ समझा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये जो पार्ट लिखा रहा हूं ये एनसीईआरटी में ये पार्ट मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि मैं तो यही पर सोच के पढ़ाऊंगा कि भाई जिसको अगर रैंक भी मारना हो, जितना तुम कर सको लिखा मैंने दिया पूरा, बाकी तुम्हारे ऊपर। इंटरकलेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी बातें जान करके, वैसे ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में से पहले वाली बातें थी। ठीक है, देख लो इसको ज्यादा, देख लो क्या होता है। ग्रेफाइट जो है दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टुवर्ड्स एटम्स एंड आयंस। ये क्या करता है, ये कुछ एटम्स और आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है या किसी को अपना वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, दोनों काम करता है। और ये जो भी चीज लेता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये जो दैट पेनिट्रेट बिटवीन इट्स शीट्स, अरे इसके ग्रेफाइट में दो लेयर के बीच में है ना, गैप है ना, एंड दीज गिव राइज टू इंटरकलेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं इंटरकलेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इंटरकलेशन कंपाउंड्स में जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट में आप पोटेशियम के साथ रिएक्शन करिए तो C8K करके एक इंटरकलेशन कंपाउंड बनता है। यहाँ पर पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करोगे तो। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यस श्योर। ये पॉइंट नहीं समझा सर, राइज टू इंटरकलेशन कंपाउंड। इंटरकलेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे पोटेशियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा ना तो पोटेशियम उनके लेयर्स के बीच में बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं इंटरकलेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में प्रॉपर्टीज क्या है, इंक्रीज इन इंटर लेयर डिस्टेंस, इंटर लेयर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेफाइट। ऑब्वियस बात है, क्यों, अरे कोई आदमी आएगा बैठने अंदर में तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा स्पेस लेगा, बोलेगा थोड़ा उधर जाओ थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा फैलेगा, तो कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेफाइट ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ पोटेशियम एटम। ठीक है, ये जो इंटरकेलेशन कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा कंडक्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पोटेशियम एटम यहाँ पर क्या किया है ग्रेफाइट को, पोटेशियम एटम एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो पोटेशियम एटम्स ने ग्रेफाइट को रिड्यूस किया है। ठीक है, बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स।
5 स्टार बैंड। खैर ये याद नहीं रखना है बैंड क्या होता है, अब बस जान लीजिए कि वो ग्राफाइट को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ग्राफाइट ओवरऑल क्या होता है, डायमैग्नेटिक। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीजें याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, पोटेशियम ग्राफाइट को इलेक्ट्रॉन्स देता है और उनके इंटरलेयर डिस्टेंस के बीच में बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं इंटरकलेशन कंपाउंड्स। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लग नहीं रहा है, अगर आप मेजर टेस्ट सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दोगे बहुत बड़े बड़े, तो वो सब हो सकता है आप पूछें, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में उतना है नहीं। बट हाँ पीएस हो सकता है या फिर आगे कुछ आ सकते हैं इंटरकलेशन कंपाउंड्स पे, वो लोग सेट कर सकते हैं जैसा करते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं है, तो आप बस थोड़े से चीजें याद करके, थोड़ा सा चीज इसमें से होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट वो ये वाला याद कर लेना, इंटरकलेशन कंपाउंड का जो एग्जांपल दिया था कौन सा था, C8K, ठीक है ना, वो कैसे है वो सब याद कर लेना। बाकी इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई दिया, कंडक्टिंग ज्यादा होते हैं, थोड़ा पैरामैग्नेटिक होता है और रिड्यूस करता है। क्लियर है, इंटरकलेशन कंपाउंड्स, लेकिन ये ऑक्सो एसिड्स के भी बनाता है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है H2SO4 के साथ, ठीक है। अगर इसमें आपसे कोई पूछेगा कि क्या करना है, तो ज्यादा बात नहीं, इंटरकलेशन कंपाउंड्स H2SO4 के साथ भी करता है। यहाँ पर क्या हुआ है इस केस में, यहाँ पर ग्राफाइट का ऑक्सीडेशन हुआ है, और पोटेशियम के केस में क्या हुआ था, पोटेशियम के केस में क्या हुआ था, रिडक्शन। अब ये बैंड तो जानोगे नहीं, मैं लिखा दे रहा हूँ, बैंड अभी जानते नहीं होगे, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर वहां पर पोटेशियम आयंस पेनिट्रेट करते थे, यहाँ पर कौन से आयंस पेनिट्रेट करते हैं, यहाँ पर कौन से आयंस बीच में आ जाते हैं, HSO4 माइनस आयंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको कौन सा इंटरकलेशन बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीडेटिव इंटरकलेशन, ऑक्सीडेटिव इंटरकलेशन बोला जाता है। और इनका भी कंडक्टिविटी हायर होता है प्योर ग्रेफाइट से। क्लियर है, ठीक है। ये पार्ट को इफेक्टिवली याद करिएगा, बट अगर किसी को लग रहा हो सर इतना नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, स्किप कर सकते हो, मुझे कोई इससे लोड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल सकता हूँ कि आएगा नहीं, हो सकता आ जाए, बाकी तुम्हारे ऊपर। चलो आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट का पीडीएफ डाल रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट नहीं, हाँ ठीक है चल जाएगा, कोई लोड नहीं, स्क्रीनशॉट ले लियो ना, हाँ फिर ले लिया। हाँ हाँ ठीक है बस, ठीक है। अच्छा ग्राफाइट के बारे में एक खास बातें हैं, वो ग्राफाइट को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीट करते हो, जैसे HNO3 के साथ, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ग्राफाइट को जब आप ट्रीट करोगे, ठीक है, तो बनाता है मेलिटिक एसिड। मेलिटिक एसिड को बोला जाता है बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये ऐसा होता है, इसको ग्राफिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्राफिटिक एसिड। तो क्या क्या नाम हो गए इसके? मेलिटिक एसिड, बेंजीन हेक्साकार्बोलिक एसिड। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये नाम तो कर ही दिख ही रहा होगा, बेंजीन हेक्सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। दूसरा ये याद रखना, ग्राफाइट को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना हाई प्रेशर है यार, सोचो, तो डायमंड बनता है। ठीक है, ठीक है। ग्राफाइट डायमंड तो हैलोजेंस के साथ उतना रिएक्शन करता नहीं है, डायमंड इज अनअफेक्टेड हैलोजन से। ठीक है, लेकिन ग्राफाइट थोड़ा सा F2 के साथ रिएक्शन करके एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड ये फॉर्म करता है इंटरकलेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो तो इसके बारे में क्या क्या आप एक बार रिवाइज कराते हैं, रिकॉल करते हैं। हाँ हाँ निशिम, बनता है भाई, बनता है। अच्छा देखो, इसमें अब हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, लेट अस रिवाइज। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्राफाइट में sp2। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्राफाइट है, ग्राफाइट में हेक्सागोनल है, लेकिन स्टैकिंग एक के ऊपर एक नहीं है, परफेक्टली स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वहां पर। लेयर्स के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्राफाइट एक ल्यूब्रिकेंट है, वो एक थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म ग्राफाइट का ही है, एंट्रोपी भी ग्राफाइट का ही ज्यादा है। ग्राफाइट इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनाता है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम के साथ वो रिड्यूस होता है, पोटेशियम ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्स्ट्रा, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। खैर दोनों ही केस में कंडक्टिविटी बढ़ती है, रीजंस कुछ अलग है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्राफाइट से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंटरकलेशन, इसको बोलते हैं रिडक्टिव इंटरकलेशन। ठीक है ना, उसमें बस उतना ही बात जानना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं। ग्राफाइट का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ मेलिटिक एसिड, इसको बोलते हैं, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हेक्सा ग्राफिटिक एसिड बनता है। ग्राफाइट का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, बिकॉज वहां पर एक लेयर में एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है, वो पाई बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। बॉन्ड लेंथ कहाँ का ज्यादा है, डायमंड में कि ग्राफाइट में? डायमंड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, और डायमंड के सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर को ध्यान दो, वहां पर हर एक एटम्स पर यूनिट सेल में 8 होते हैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है डायमंड। क्लियर है यहाँ तक इतनी सारी बातें? स्टैगर्ड मतलब वही हुआ ना कि एक के ऊपर एक नहीं है। हाँ, एक के ऊपर एक नहीं। गूगल में देखो, अभी अगर है तो देखो, एक बार के लिए दिख जाएगा ग्राफाइट का, कि दिखा दो, देखो ग्राफाइट का मारो इमेज, अपने आप दिख जाएगा, एक के ऊपर नहीं, स्टैगर्ड है। बोलो और कौन सा? सर एक डाउट था, हाँ कौन सा बोलो? डायमंड सबसे टफेस्ट एलिमेंट है ना, तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए ना एकदम? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी की, इस पर भी तो डिपेंड करता है। अगर वही बॉन्ड लेंथ इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रहा हो तो अच्छा हाँ, यस। ये भी तो इंपॉर्टेंस है ना। क्वालिटी में उतना दम नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा बॉन्ड लेंथ है, क्वालिटी में हो सकती है, क्वांटिटी तो बहुत है। इट इज फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट नेटवर्क, तो मेल्टिंग पॉइंट से बहुत हाई है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ये अगर देखा जाए तो इन जनरल ट्रू है, बट
हम लोग ये बोलते हैं सबसे टॉपर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, इट इज नॉट आयनिक बॉन्ड। ग्राफाइट जो है इन्फिनाइट 3 डायमेंशन से बना करके जीत गया है। चलो आगे बढ़े अब। अच्छा नेक्स्ट आता है, अच्छा उसके बारे में लेस टेबल, चलो हाँ ठीक है, अभी तक कुछ है नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग फुलरीन्स पर। अभी एक नया ये भी आया है फुलरीन्स, ठीक है। फुलरीन्स सबसे पहले इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं फुलरीन के बारे में, ये स्फेरॉइडल केज लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। इसको भी अगर इमेज मार सकते हो तो मान लो स्फेरॉइडल केज लाइक मॉलिक्यूल्स। C60 करके एक फुलरीन है, इसका शेप किसकी तरह है, शेप लाइक फुटबॉल। फुलरीन्स बहुत टाइप के होते हैं, इसको कौन सा नाम बोलता है, इसको बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, एग्जैक्टली फुटबॉल टाइप का शेप है, तो अगर तुम देखोगे तो एग्जैक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ये 20, इसमें 6 मेंबर रिंग्स होते हैं, और 5 कितने मेंबर रिंग्स होते हैं, एंड 12 5 मेंबर रिंग्स। आप लोग में से कोई अगर है गूगल पे सर्च मार सके देख सकता है कि इसमें कितने 26 मेंबर्ड। अच्छा इसका स्ट्रक्चर में एक और बात कॉमन है, एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है, एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो फ्यूज्ड है किसके साथ, दैट इज फ्यूज्ड विथ अ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन एक 5 मेंबर्ड रिंग किसके साथ फ्यूज्ड है, but a 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring। ठीक है, बहुत अजीब सा बात होगा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, याद रखिएगा। और ये भी एरोमेटिक इन नेचर होता है, सेम काम जो ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो। ईच कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद द अदर 3, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज डीलोकलाइज्ड, किसमें डीलोकलाइज्ड है, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, गिविंग इट एरोमेटिक कैरेक्टर। तो आपसे पूछता है इसमें थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर है कि नहीं, तो एरोमेटिक कैरेक्टर है। क्लियर है। अच्छा कितने वर्टिसेस होंगे बॉल शेप्ड वाले का, दिख ही रहा है यार 60 वर्टिसेस होंगे, नाम ही 60 है, 60 60 वर्सेस। ठीक है ठीक है। each vertices is occupied by one carbon atom। और यहां पर एक और खास बात है, it contains both single and double bond।
बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसमें कि कार्बन कार्बन डिस्टेंस जो है सिंगल वाला वो है 143.5 पिकोमीटर का, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है 138.3 पिकोमीटर का। बोलो। तो ये बॉन्ड लेंथ याद रखना है क्या हम लोग को? यार देखो, बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली वो डेटा याद नहीं रखना होता है, बट आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में ट्रेंड याद रखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका था, ग्राफाइट का कि डायमंड का, की वो आप पूछ सकता है। ओके सर, तो मतलब सर फुलनेस का भी वो लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका हाँ, बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ज्यादा करते हैं वो लोग, एग्जैक्टली ये डेटा नहीं पूछते हैं। तो लोग बॉन्ड एंगल्स का डेटा नहीं पूछेंगे एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ अमोनिया सब अलग बात होती, याद होगा, कंपैरिजन करते हैं। तो मैं एक बार फिर से फ्लोरीन्स के बारे में जितने सारे पॉइंट्स आपको जानना है वो बता देता हूँ। बहुत सारे फ्लोरीन्स होते हैं एलोट्रोप्स में, नया डिस्कवरी है। इसमें से एक C60 वाला जो मेंशन्ड है उसको पढ़ाई करना है। फुटबॉल शेप होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं इसको। इसमें पूछा जाएगा, इंटीरियर टाइप में पूछ देगा कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स है, गूगल में सर्च मारो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो जो बातें बोला हूँ। 26 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, और एक 6 मेंबर्ड रिंग दोनों के साथ फ्यूज्ड है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन एक 5 मेंबर्ड रिंग किससे फ्यूज्ड है? 5 मेंबर रिंग सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग से फ्यूज है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एरोमेटिक है, ठीक है, और 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ होते हैं। देखो पूरे इनऑर्गेनिक में एक दो चीज याद रखो। पहला आता क्या है प्रॉब्लम कि सर याद कैसे करें। यार इनऑर्गेनिक पहले भी बता चुका हूं क्लास में, फिर से बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक में आपको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट इन द सेंस इसको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, अंत तक पढ़ाई करो, लेकिन डेली करो, डेली हाफ एन आवर दो, यही सी कर सकते हैं। और दूसरा, हर को छोटे छोटे कीवर्ड्स में बांध लो, जैसे मैंने लिखा दिया कि स्फेरॉइडल, जैसे तुम्हारा कीवर्ड्स क्या हुए, मैं अगर मुझसे पूछा जाएगा तो एक दिन फ्लोरीन ही पढ़ूंगा, फ्लोरीन एलोट्रोप्सी पढ़ूंगा बस, उसके बाद लगातार देखूंगा उसको। स्फेरॉइडल कीवर्ड हो गया, नाम मालूम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना चाहिए, कितना मेंबर्ड रिंग, सॉरी कितने 6 मेंबर्ड हैं, कितने 5 मेंबर्ड हैं, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। 6 फ्यूज है इसके साथ, ऐसे कीवर्ड बना लूंगा। एरोमेटिक बाकी नहीं, एरोमेटिक है कि नहीं बना लूंगा। और 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ होते हैं। बस अपने पूरे नोट्स को एकदम बहुत ही छोटे फॉर्म में ले आओ, क्योंकि ज्यादा आपसे फैक्चुअल चीजें ही पूछी जाएंगी, जहां रिएक्शंस नहीं है, फैक्चुअल चीजें। आगे बढ़ूं अब। सर वो जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन की वजह से आ रहा है ना? हाँ यस, हेलो ठीक है, सर, हाँ बोलो। एक काम करोगे आप प्लीज? हाँ मतलब क्या काम करना मेरे? सर मतलब अभी जब ये आप लिख रहे हो ना सर, तभी आप थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट कर दोगे क्या वो कीवर्ड्स, क्योंकि बाद में। ओके ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कर देता हूँ। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये कीवर्ड्स ही याद रखना है। अगर देखा जाए ना, पूरा इनऑर्गेनिक इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा इट इज लाइक कि आप उसमें से क्या बोले, एसेंस निकाल लो, टेक ओवर द एसेंस, डोंट गेट इनटू टू मच। यू हैव मैथ्स टू डू, फिजिक्स टू डू, ऑर्गेनिक टू डू, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसी दिमाग खपत हो रहा होगा मैथ्स फिजिक्स में, ऑर्गेनिक अलग से चल रहा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री अलग से चल रहा है। अरे यार, इसमें कम से कम आपसे जो क्वेश्चंस जहां मुझे लगेगा जैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं खुद ही बता दूंगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद बता रहा हूं, मैं वैसे ही लिखता भी हूं जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो देखोगे वैसे ही पॉइंट ही वाइज लिख लेता हूं, पॉइंट वाइज इतने सारे मैटर पे एनसीईआरटी में दिया है। और कभी कभी मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ जाता हूं, जो मैं बता भी देता हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके ऊपर है। 2 कदम, समझा? अगर आईटी यहां पर है तो 2 कदम इंटरकलेशन कंपाउंड्स के बारे में आइडिया लेने में क्या ही लोड है, थोड़ा ले लेंगे। बड़ी बातें नहीं जानेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जान लेंगे ये बनता है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सर हाँ बोलो। तो एक तो ये पूछना था कि सब फ्यूज का मतलब क्या, मतलब ये सब फ्यूज हो रहा है 6 मेंबर 5 फ्यूज मेंबर मतलब ये हो रहा है, ये हो रहा है, रुको बताता हूँ, रुको। और सर दूसरी बात सर, जब भी आपको बोलते हो ना कि मतलब कि ये एनसीईआरटी के बाहर से थोड़ा, तो मतलब आप बस एक बार मेंशन कर दोगे कि मतलब आउटसाइड हाँ मैं एनसीईआरटी। करता ही हूँ, मैं करता ही हूँ, मैं जहां होगा मैं बोल दूंगा, मैं करता ही हूँ। देखो अभी तक अच्छा, जहां मैंने अभी यहाँ बोला है, मैं जहां होगा मैं बोल दूंगा।
मैं नहीं जहाँ सर, होता है मैं सब कुछ बोल देता हूँ। हाँ बोलो। मैं बोला कि सब बोल देते हो सब पर, लेकिन सब बाद में भूल जाते हो, तो मैंने बस लिख लोगे एक बार, मतलब कि ओ आउटसाइड ठीक है, हाँ ठीक है, ये देखो, हाँ ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको, तुम्हारे ऊपर मैं बोल देता हूँ क्योंकि, अच्छा ऐसा देख लो, फ्यूज वाला पार्ट दिखा देता हूँ, एक अच्छा डायग्राम अगर दिख जाए, रुकना बस। हाँ ये अच्छा दिख रहा है मेरे को, ये तो अच्छा दिख रहा है। देखो ये वाला बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के चारों तरफ कौन कौन से मेंबर रिंग्स, चेक करो। 6 मेंबर भी है कुछ कुछ। 6, हाँ सब 6 हैं। 5 के चारों तरफ 6 ही है, बट इस 6 को देखो, जो मैं रेड में दिखा रहा हूँ। सर एक 5 के एवरी साइड पे 6। हाँ 5 भी है, एक 5 के एवरी साइड 6 है, लेकिन एक 6 के कहीं कहीं 6, जैसे इस 6 के जिसको मैं येलो में दिखा रहा हूँ, इस 6 का फ्यूज इस 6 के साथ भी है बगल में, लेकिन यहाँ 5 भी तो है। यस सर। तो फ्यूज मतलब यही, बेसिकली नेबर। हाँ नेबर, वही बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये ऐसा टाइप का है। अब यही पूछ देगा विच आर द क्वेश्चन। देखो इनऑर्गेनिक इज वेरी स्कोरिंग देन, व्हाई, बिकॉज याद रखना एक अलग पार्ट है, वो प्रॉब्लमेटिक है, बट इसके बारे में सबसे खास बात ये, कुछ घुमा कर नहीं पूछ सकता है, आपसे कुछ भी घुमाएगा नहीं। वो आप लोगों के दिमाग में भले ही थोड़ा बहुत लगे हर चीज, वो तो डायरेक्ट पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्चुअल पॉइंट्स अबाउट फ्लोरीन्स। अब जिसको ये चीज याद हो वो पूरा का पूरा 4 मार्क लो, आईटी जाओ, सिंपल सा बात। उससे ज्यादा पूछेगा भी, जितना लिखा दिया। हाइब्रिडेशन पूछेगा, यही सब 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा क्या है। प्रॉब्लम इज एक स्ट्रैटेजी वे से इसको पढ़ाई करना होता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, कि इसमें थोड़ा स्ट्रैटेजी वे से आपको याद रखना होता है। आपको डरना नहीं है कि इतना वास्ट कैसे है, तो मैंने उसका भी बता दिया रीजन, यू जस्ट स्प्लिट अप। आपको अभी तुरंत एग्जाम नहीं देना है, आप आराम से प्यार से धीरे धीरे डेली पढ़ो, लेकिन डेली, हाँ, कम ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं होता है कि आज इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे पहाड़ ढा देंगे, पूरा पी ब्लॉक सर ने नोट लिखाया है आज तो देखो कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओगे। इट इज अ मोर ऑफ अ कंसिस्टेंट स्टडी। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो एक टिन डिजीज करके भी एक चीज है, इसको भी जान लीजिए। टिन डिजीज क्या होता है? ये टिन का एक 2 एलोट्रोप होता है। अगेन वी हैव टू अगेन नो द कीवर्ड्स, वी डू नॉट हैव टू नो कि अल्फा टिन में क्या होता है सर, नहीं जानना है। आपको बस इतना जानना है कि अल्फा टिन जो है, इसके 2 मैंने लिखाया था, टिन के बहुत एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। और ये बीटा टिन है, दिस इज व्हाइट। ये मेटालिक होता है और इसका डायमंड स्ट्रक्चर होता है। खैर अभी मैं बताऊंगा इसमें कहानी क्या है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो व्हाइट टिन है, ठीक है, व्हाइट टिन डिस्प्लेज अ यूनिक टिन कराई बोलते हैं इसको। अभी क्या होता है टिन कराई बताता हूं। तो पहले तो मैं ये कर देता हूं कि एक कीवर्ड मार्क कर देता हूं, टिन कराई। क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अ टिन कराई। ज्यादातर जानते हो किसमें, जेई मेन पूछ सकता है। जेई मेन आपसे आराम से क्वेश्चन पूछे, 4 ऑप्शन देंगे, व्हाइट टिन, ठीक है। ठीक है, टिन कराई होता क्या है बता देता हूं। अगर टेम्परेचर बिलो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, देन मेटालिक फॉर्म ऑफ टिन, मतलब व्हाइट टिन। कभी कभी देखते हैं ना बारिश में क्या बोलते हैं, गिरता है, गैरेज से बना रहता है टिन का, तो आवाज आते रहता है, उसी से शब्द आया टिन क्राई, ठीक है। तो मेटालिक फॉर्म ऑफ टिन इज कन्वर्टेड टू द क्रम्बल्ड ग्रे फॉर्म, ठीक है। और दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज टिन डिजीज। तो हाँ बोलो। सर इसका रीजन क्या था? हाँ वही बता रहा हूँ। वो टिन क्राई का वो तो उसका साउंड का है, उससे आता है
उसका नहीं है, टिन डिजीज का रीजन ये है। देखो बता रहा हूं इसमें क्या है आपसे। अब देखो इसमें क्या है, आपको बस इतना जानना है कि ये दो एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन एक होता है मेटालिक और एक होता है ग्रे टिन। ठीक है, ग्रे टिन इज क्रम्बल्ड फॉर्म। इस पर एक बहुत फेमस कहानी सेट हुआ है, मुझे अब वो हिस्ट्री का याद नहीं आ रहा है, बट कुछ नेपोलियन या अलेक्जेंडर का कुछ था। ये लोग अपना इनिशियली वहां पर टिन के बटन्स बनते थे या कुछ, ठीक है ना। तो इनको तो मालूम नहीं था उस समय इतनी केमिस्ट्री, ये लोग आ गए किसी ठंडे रीजन में। तो मेटालिक टिन से क्या हुआ, जैसे ही उस टेम्परेचर से कम हुआ, ये पूरा का पूरा टिन क्रम्बल कर गया और वो लोग ठंड से डेथ हो गया। और शायद ये किसी हिस्ट्री का क्या है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। इसीलिए वहां से एक फेमस टिन डिजीज करके एक शब्द आया है। सर अब आपको, ये हाँ बोलो। नेपोलियन के आर्मी के साथ हुआ था। ओ नेपोलियन, हाँ ठीक है, नेपोलियन के साथ कुछ था तो वैसा है, ठीक है ना। उस आर्मी के साथ हुआ था तो वैसा कुछ इसका उसी कहानी से है। तो आपको इसमें जानना क्या है, टिन डिजीज के बारे में, कीवर्ड टिन कराई, तो व्हाइट टिन का प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर 13.2 से ज्यादा है तो मेटालिक फॉर्म क्रम्बल में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना जानना है, इसको टिन डिजीज बोलते हैं। व्हाट इज टिन डिजीज, क्वेश्चन फैक्चुअल आ जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्रम्बल फॉर्म मतलब एकदम पूरा क्रम्बल ही कर गया, तो बटन ही टूट गए, तो कुछ ऐसा था कि ठंडे रीजन में आ गए थे, खत्म हो गए, तो यही हार का कारण था। क्लियर है? सर बिलो या अभाव, आपने शायद अभाव बोला अभी, तो बिलो क्या अभाव? एट बिलो, बिलो टेम्परेचर बिलो 13.2, ठीक है। तो व्हाइट टिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा टिन। स्क्रीनशॉट ले लिया? एक सेकंड सर। श्योर, यस सर। ठीक है, 1 मिनट देना। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कुछ बचा है कि नहीं आप लोग का। मेरे ख्याल से तो मैंने सभी चीजें कवर कर दी हैं। पानी की तरफ रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, रुको बस 1 मिनट दो। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही चलते हैं। ठीक है, पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं इन सब की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, ग्रुप 14 वाले, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये तो अब कोई बड़ी बात नहीं है यार, जैसे कौन कौन ऑक्साइड्स बनाते हैं, CO2 CO ऑक्साइड बना ही रहा है। तो अब ये तो बस एक पॉइंट है, बट ये आप लोग को मालूम ही होना चाहिए, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन, किस टाइप के, ये भी मालूम होगा। एक MO टाइप का और एक MO2 टाइप का। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट, कार्बन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए कार्बन के इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स कौन कौन है। CO2 नाम याद ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मालूम ही होना चाहिए। एक और आता है C3O2, अब ये एक इंपॉर्टेंट आया। C3O2 का नाम कार्बन सबऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, दिस इज कार्बन सबऑक्साइड। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, C3O2 जो है, अभी तो मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता दूंगा कैसे हो रहा है, बट अभी के लिए याद रखना, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट। C3O2 एक एनहाइड्राइड होता है, किस एसिड का, मेलोनिक एसिड का। मेलोनिक एसिड मालूम है कौन होता है, ओम्स गैप याद आ रहा है, मेलोनिक एसिड ये होता है। इट इज अ एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है, CO2
CO2 पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ये सब मालूम होना चाहिए। CO2 एसिडिक की बेसिक? तो शायद न्यूट्रल है। है ना? नहीं, CO न्यूट्रल है, एसिडिक एसिडिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन है? अच्छा अच्छा, CO है, कार्बोनिक एसिड बनाता है ना इसलिए। हाँ कार्बोनिक एसिड, पानी में जाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। CONO, दीज आर न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या बनाता है? सिलिकॉन बनाता है SiO2, और SiO2 को क्या बोलते हैं? सिलिका। इसमें एक चीज याद रखना, SiO एग्जिस्ट करता है ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। SiO नाम का चीज नहीं बनाता है, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता है। हम लोग को उसके बारे में स्टडी भी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को SiO2 के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, PbO जो है, लेड के बारे में अगर बात करें, लेड एक क्या बनाता है? लेड के ऑक्साइड्स क्या क्या हैं? लेड बनाता है, PbO भी बनाता है, और साथ में क्या बनाता है? PbO2 बनाता है। PbO2 के बारे में मालूम हो ही गया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप लोग को पहले से ही मालूम है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक सेकंड के लिए आपको जानना चाहिए। हाँ सर, हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, PbO का रेड फॉर्म, PbO के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ये नाम याद रखना है फिर। रेड फॉर्म ऑफ PbO इज कॉल्ड लिथार्ज, कीवर्ड हमने कर दिया। और एक येलो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मैसिकॉट, ठीक है। अच्छा, लेड का एक और ऑक्साइड बनता है, मालूम है कौन सा? Pb3O4। यस सर। इसको रेड, ये जो है, ठीक है, ये भी रेड कलर का होता है, और दिस इज रेड लेड। ये जो सिंदूर आता है ये वही है, सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। और Pb3O4 जो है, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। इसको प्लम्बिट बोलते हैं क्या? देखो ये नहीं, मिक्स्ड ऑक्साइड है, देखो ये नहीं मालूम अभी। ट्राइलेट टेट्रा ऑक्साइड नाम है, ठीक है ना, और यार रेड लेड बोलते हैं इसको, या ट्राइलेट टेट्रा ऑक्साइड नाम होता है इसका, ठीक है। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें बेसिकली एक्चुअली में ये है, एक्चुअली ये मिक्स ऑक्साइड का मतलब होता है इसमें दो ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से? PbO2.2BbO, क्लियर है। और इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? आप क्या करोगे, PbO प्लस O2 का रिएक्शन कराना है 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो Pb3O4 बनता है। PbO कौन से फॉर्म का है यार? रेड फॉर्म, लिथार्ज को ही हिट करेंगे, ऑब्वियस बात है, लिथार्ज भी रेड ही कलर का होता है, तो उसी फॉर्म को उठाओ, 470 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो तो ये बनता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, CO2 और SiO2 क्या है? एसिडिक। एसिडिक है। टिन के ऑक्साइड्स क्या हैं? टिन और लेड के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। और न्यूट्रल मैंने बता ही दिया,
सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड मैंने बता ही दिया, एग्जिस्ट करता है हायर टेम्परेचर से, बाकी सब मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं, CO बनता है, SNO बनता है, PbO बनता है, और कौन बचा, GeO बनता है, सब बनता है, लेकिन SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। So, ये क्लियर है यहाँ तक? so ये एम्फोटेरिक, अब मतलब मैं समझ, आप डिसाइड कैसे करते हो कि अभी ये एम्फोटेरिक होगा ये नहीं होगा, वैसे मतलब? ये फिर से देखो, डिसाइजन वही, फिर से दोनों जो दोनों चीजों के साथ रिएक्शन करता हो, एसिड और बेसिस के साथ, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल दिया जाता है। और डाउन द ग्रुप जाते हो तो अब जो प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है ना यार, तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तुम नॉन मेटालिक से मेटालिक की तरफ जा रहे हो, तो एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड आ सकता है जहां पर इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज हो जाए, हाँ नॉन सो मतलब मेटालिक के भी हो जाए, मेटालिक के भी हो जाए। सही यार, ये लॉजिक तो समझ गया था सर कि मतलब नीचे जाने के टाइम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो फिर एम्फोटेरिक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मतलब कि ये ऑब्जर्वेशनली कह सकते हैं ना कि मतलब हाँ, सही है। यस 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 यस, ऑब्वियसली कब ये हो जाएगा, लेकिन कब किसको ये दोनों के साथ रिएक्शन कर गया, ये तो ऑब्जर्वेशन ही है। कब वो ट्रांजिशन रेंज किसमें टच किया, किसमें टच नहीं किया, इसको तो ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे, इसको और कैसे बोल सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। ले लिया था ना स्क्रीनशॉट? अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा नहीं हुआ। हाँ सर अभी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मालूम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? Dry ice. ड्राई आइस। ठीक है, बेसिकली सॉफ्ट स्नो लाइक सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसको ड्राई आइस बुलाते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें तो अब ज्यादा रहा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन, सर आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, हर में दो दो लगेगा, 2 लेक्चर रहेगा हर ग्रुप में, कम से कम 2 ऑन एन एवरेज मान लो। सर ये इसका थर्ड है ना पर पी ब्लॉक का? ये हम लोग पी ब्लॉक का सेकंड में आए हैं, 13th हो गया, 14th हो गया, 15, 16, 17 और 18 तो कुछ छोटा है, उसमें तो ज्यादा क्लास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, मैंने बोला ही था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये ला कर लिया ला। अच्छा, CO के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसीलिए कुछ रिएक्शंस होते हैं जिंक, ये मेटलर्जी में करोगे। तूने कहा पहले ट्रैक स्टार्ट हुआ कि नहीं? तो फ्राइडे को शायद संडे को शो होगा, सॉरी संडे को। सर कौन सा ट्रैक? एक और ट्रैक चल रहा होगा ना, पैरेलल ट्रैक। ठीक है, सो अच्छा ये सब क्लियर है? हाँ बोलो। सर सीओ में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए सर सी का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए क्या? हाँ, सी का मतलब प्लस तीन तीन ऑक्सीजन बॉन्ड है। सी का +4 स्टेट है ना, हाँ सर मैक्सिमम कार्बन ऑक्सीजन स्टेट। कार्बन का +4 स्टेट सबसे स्टेबल है, तो जाना चाहेगा ना +4 की तरफ। हाँ सर समझा डाउन मैं। द ग्रुप +2, हाँ डाउन द ग्रुप +2 का स्टेबिलिटी घटता है ना, तो +4 स्टेट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जाना चाहेगा +4 की तरफ। ये क्लियर है? ठीक है, बाकी रिएक्शंस लिख ही लो, इसमें रिएक्शंस लिख लेते हैं हम लोग। CO2 + NOH क्या देता है? मेरे ख्याल से ये सब तुम लोग को एसिड और बेस मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। प्लस ये सब रिएक्शंस तो अब आ जाने चाहिए, ये सब रिएक्शन में तो कोई बात है नहीं। SiO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na2SiO3, और क्या यही बनाएगा सर? बोलोगे सर यही बनाते हैं, और क्या बनाएगा? ठीक है, SnO2 जो है वो NaOH के साथ बनाता है Na2SnO3। ठीक है,
PbO2 HCl के साथ मैंने बता ही दिया था क्या रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब कर लिए हम ना, इसमें कोई जोड़ वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा रुको रुको, एक और चीज दिख लेते हैं ऑक्साइड्स के बारे में ना। सब बता दिया। ठीक है चलो आगे बढ़ो, ले लो स्क्रीनशॉट। So, CO2 प्लस NaOH ये वाटर के प्रेजेंस में होगा या फिर ये उसके बिना ही है मतलब? डिपेंड कर, उसके बिना ही रख, सॉरी उसके पानी के प्रेजेंस में ही रखते हैं। उसके प्रेजेंस में पानी आते तभी एसिड होगा ना सब। हाँ यस, तभी तो एसिड होगा। ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान देना, हम लोग अब हाइड्राइड्स पे जाते हैं। जितने भी ग्रुप 14 वाले हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। ग्रुप 14 वाले हाइड्राइड्स किस टाइप के बनाते हैं? MH4 टाइप के। जैसे एग्जांपल मालूम ही होगा सर, CH4 बनता है, SiH4 बनता है, क्या सर ये सब बनता ही है, ये सब तो हम लोग को मालूम ही है। ठीक है। SiH4 को क्या बोलते हैं? SiH4 को साइलेंस बोलते हैं, साइलेंस। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो साइलेंस है ना, दीज आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। साइलेंस जो हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से। इसका क्या क्या रीजन है? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन के ऊपर डी ऑर्बिटल्स है, कार्बन के ऊपर नहीं है, तो सिलिकॉन पर अटैक होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सिलिकॉन का साइज भी बड़ा है। साइज अगर ज्यादा बड़ा है तो बहुत सारे चीजों को अकोमोडेट कर सकता है, आओ अटैक करो, स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है। कैन बी इजिली अप्रोच्ड। तीसरा पार्ट पोलैरिटी है यार। अगर आप लोग को याद हो तो पोलैरिटी SI और H बॉन्ड में ज्यादा ग्रेटर है। पोलैरिटी होने से क्या होता है? पोलैरिटी होने से यार अट्रैक्ट होता है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। जबकि एल्केन्स में क्या था? एल्केन्स में अगर आपको याद हो, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, थोड़ा C और H का पोलैरिटी ऑलमोस्ट क्या है? नेग्लिजिबल। पोलर है लेकिन उतना स्ट्रांगली पोलर नहीं है जितना कि ये है। और एक और चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलैरिटी चेंज है। सिलिकॉन H में कहां पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सिलिकॉन और हाइड्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ ये पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पर पोलैरिटी चेंज है। पोलैरिटी तो एक बहुत कम होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स में। सिलिकॉन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, लेकिन पोलैरिटी अगर बात किया भी जाए वो थोड़े से पोलैरिटी की भी, तो रिवर्सिबल है। अब इसका देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं यार। SiCl4 लो, LiLH4 के साथ ट्रीट कर दो, क्या है। ठीक है। क्या बनेगा बताओ? मेरे ख्याल से अब तो LiLH4 देख करके दिमाग में तो आ ही जाना चाहिए सर, H- SiCl4 को हटाएगा, बाकी LiCl बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ठीक है। SiH4 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? रिएक्शन देखते हैं। अच्छा देखो यहां पर ध्यान देना, SI साइज, अरे ज्यादा बड़ा साइज होगा निश्चिम तो उसको ज्यादा अप्रोच कर सकता है ना। अगर छोटा साइज का होगा तो हो सकता है ज्यादा अप्रोच नहीं फील करेगा, रिपल्शन होगा। अरे सब उसकी तरफ अप्रोच करेंगे अटैक करने के लिए, तो रिपल्शन करेगा। बड़ा साइज का होगा तो बहुत लोग अप्रोच कर सकते हैं, बहुत लोग उसको अटैक कर सकते हैं, So, सराउंड करेगा। हाँ बोलो।
आपका बोलने का मतलब ऐसा है कि बड़ा साइज हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें मतलब अब ज्यादा साइड से अटैक कर सकते हैं, मतलब इन सेंस उनके हाँ, ज्यादा साइड से अटैक कर सकते हैं, यस। मतलब कि जो अटैक कर रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगी कि ज्यादा हाँ, एरिया। कम रहेगा, यस, कम। हाँ सभी ठीक है। समझ। SiH4 प्लस H2O क्या बनेगा बताओ खुद से। ऐसा, अच्छा मुझे वो काम करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, SiH4 के बॉन्ड को ब्रेक करो। इस पर क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा क्या? हम लोग शॉर्टकट किए हुए हैं ना, H प्लस और OH हाँ माइनस। सर। तो देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में कर लिए, कोई पानी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं है, CH4 प्लस वाटर, कोई रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पर है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और साथ में क्या बनेगा? सिलिकॉन को चारों तरफ से क्या करोगे? चार चार बॉन्ड था, H2SiO3 बन जाएगा। क्लियर है? SiH4 प्लस NaOH प्लस ये प्लस O2। ये H2SiO3 आपने कैसे बोला? देखो यार, बेसिकली बहुत सारे चीजें हैं, अभी डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे SiOH4 बना। ठीक है, हो सकता है बहुत हाई टेम्परेचर हो तो पानी बाहर निकल जाता है, तो H2SiO3 बच जाता है। तो बहुत सारे तरीके से दिखाते हैं, तुम इसको SiOH4 भी मान सकते हो, कोई लोड वाली बात। ओके सर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या कर रहा है वो, बहुत हाई टेम्परेचर है कि नहीं। अच्छा, SiOH4 प्लस NaOH भी करोगे तो इसमें याद रखना ये बनता है Na2SiO3 प्लस H2, और SiH4 प्लस O2 करोगे स्क्रीनशॉट लो। सर एक बार इसके पहले वाला पेज भी दिखा। फिलहाल स्क्रीनशॉट नहीं आया क्या? क्यों नहीं ना सर। स्क्रीनशॉट? अरे यार, बस ये भी नहीं किया स्क्रीनशॉट, इला ले लो। नहीं को दिया है क्या पहला वाला 15 वाला? नहीं सर। अच्छा ठीक, मैंने डाल दिया समय समय। डाल दिया। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा हेलाइट्स पर। सब बातें कर लें तो हेलाइट्स की बातें कर ही लेते हैं। ठीक है, हेलाइट्स में क्या क्या है यार? ये ग्रुप 14 वाले क्या क्या बनाते हैं? ग्रुप 14 वाले बनाएंगे टेट्रा हेलाइट्स और डाई हेलाइट्स। ये तो आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। हाँ सर, ये तो मालूम ही है। CCl4 बनता है, PbCl2 बनता है, ठीक है। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आप लोग पता नहीं केमिकल बॉन्डिंग में किए हो कि नहीं, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। SiCl4 और CCl4 में किसका हाइड्रोलिसिस हो पाता है बताओ? SiCl4 और CCl4 में किसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है? मालूम है किसी को? CCl4 cannot be hydrolyzed, but SiCl4 can be hydrolyzed। क्या रीजन है? Size. तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ SI। हाँ, पानी का हाइड्रोलिसिस जब आएगा तो पानी के पास है क्या? लोन पेयर ही तो है। तो लोन पेयर देगा किसको? ये लोन पेयर आएगा देने किसको? वेकेंट ऑर्बिटल जिसमें होगा उसी को देने आएगा। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ absence of d orbitals in valence shell of carbon। सबको क्लियर है? कार्बन में ये नहीं हो पाता, जबकि SiCl4 में पानी आएगा, और पानी हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या है? जाकर के ऑक्सीजन लोन पेयर में तो डालेगा।
वेकेंट ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, तभी तो जाकर बनाएगा। और जा करके वो क्या करता है, वो फाइनली SiOH4 बना लेता है। ये क्लियर है? इस पर क्वेश्चन आता है। SiOH4 को एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर है? और देख लेते हैं इसके बारे में खास बातें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टेट्राहेड्राइड्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द टेट्राहेड्राइड्स वो कोवेलेंट ही है नेचर में। क्यों बताओ? क्योंकि उनमें फजान रूल, टेट्राहेड्राइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, SnF4 PbF4, ये थोड़ा सा आयनिक है, ठीक है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट करता है, वो मुझे पहले ही बता दिया हूं, स्क्रीनशॉट लो। निश्चय स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर ले लिया। भेज दो। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है SiF4, यहाँ पर देखो ये SiF6 2- तक जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ तक कितने तक जाता है, चूंकि d ऑर्बिटल से तो 6 तक जाता है। Sn भी बनाता है, SnCl4 भी Cl- के साथ बनाता है, SnCl6 2-, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जाता है, ठीक है। चलो मैंने बहुत सारी बातें, हाँ ये तो बता ही दिया है कि डाइहैलाइड्स का सीक्वेंस तो बता ही दिया हूँ, CH2 SiX2 वाला पार्ट तो बताया, याद है, वो मैंने बता ही दिया, स्टेबिलिटी। और उसके बाद SnCl2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, हम लोग को अब कुछ जानने की जरूरत है नहीं। PbI2 का कलर याद रख लेना, PbI2 का कलर जो होता है वो येलो होता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में करोगे। अच्छा, GeX4 और GeX2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? सर GX4। हाँ, SN4 तक डाउन द ग्रुप धीरे धीरे +2 का डोमिनेंस बढ़ता है ना, जर्मेनियन तक +4 ही ज्यादा स्टेबल है, टिन तक भी ऑलमोस्ट वो गैप कम हो जाता है, लेकिन +4 ही थोड़ा स्टेबल है। लेड तक जाकर के वो गैप रिवर्स हो जाता है और +2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इतनी सारी बातें याद रखिएगा। चलो ठीक है, हाइड्राइड्स के बारे में भी कर ही लिया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गया। रुकना एक बार ये देख लेते हैं, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखा दिया था ना, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखा दिया था ना, यस सर। डायमंड की डेंसिटी यहाँ से लिखा दिया था ना। देखो sp2 लेयर्स आर सेपरेटेड, जो ग्राफाइट के इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड्स वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, डेंसिटी हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर हो गया, कंडक्टिविटी, फुलरीन के बारे में रुको देख लेने दो, फुलरीन के बारे में ज्यादा, बकी बॉल है, 5 है, हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हेक्सागन्स हैं, 12 पेंटागनल हैं, ठीक है।
मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही है। अच्छा एक पॉइंट लिख लो, बोथ ग्राफाइट एंड डायमंड इनसॉल्युबल होते हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये अलग से एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन फुलरीन्स जो है वो डिसॉल्व करता है। टू गिव कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। जैसे C60 को अगर टॉलिन में डालोगे ना तो ये पर्पल होता है, C70 को अगर डालोगे तो ये ऑरेंज रेड होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी मुझे ख्याल से हम लोग, मुझे याद दिला देना, मुझे अब इससे स्टार्ट करना है, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स हो गया ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड से स्टार्ट करना है, ये याद दिला देना। हेडिंग लिख लो, रिएक्टिविटी विद एसिड से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो चलो ठीक, हाँ बोलो। एक सो इस ब्लॉक पे किसमें तो ये डाउट डाउट आता है इस ब्लॉक में था शायद कि सो वो जो सेक्शन से आपको फोटो भेजता है, उसका आप एक